गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रदेश में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड हो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, हम लोग लगातार मध्यकालीन इतिहास पढ़ते चले आ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने तुगलक वंश शुरू किया था। हम लोगों ने तुगलक वंश के कई शासकों को पढ़ लिया है दोस्तों। अब हम लोग कुछ अंतिम शासक हैं, मतलब कहने का मतलब यह है कि उत्तरवर्ती तुगलक शासक जो हैं उन्हें हम लोग आज पढ़ेंगे दोस्तों, और आज पढ़ करके तुगलक वंश को समाप्त कर देंगे। ज़्यादा नहीं है दोस्तों, एक स्लाइड ये है, इसके बाद एक स्लाइड और होगी। आप लोग बने रहिए, आप लोगों को अवश्य आनंद आएगा दोस्तों। आइए देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद दोस्तों एक नया व्यक्ति बनता है शासक। उसका क्या नाम है दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक सेकेंड। कौन है दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय जो है। यह जब शासक बनता है दोस्तों, उसने सिर्फ 6 माह तक शासन किया, अर्थात 1388 में बैठता है दोस्तों, लेकिन 1389 के प्रारंभ में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसकी मृत्यु कैसे होती है दोस्तों, हम लोग देखेंगे। वह अपने चचेरे भाई अबू बकर के द्वारा मारा जाता है दोस्तों। कौन मारा जाता है दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक सेकेंड, अर्थात गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय जो है मारा जाता है। उसके बाद नया शासक बनता है अबू बकर जब बनता है दोस्तों, तो वह लगभग 1 वर्ष तक शासन करता है, अर्थात 1389 से 1390 ईस्वी तक यह शासन करता है दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों इसके विषय में। यह 1 वर्ष के पश्चात ही वह अपने चाचा मोहम्मद शाह के द्वारा अपदस्थ कर दिया जाता है। 1 वर्ष के पश्चात ही उसके चाचा मोहम्मद शाह हैं दोस्तों, जो इसे गद्दी से हटाकर स्वयं गद्दी पर आसीन हो जाते हैं और 1390 से 1394 ईस्वी तक शासन करते हैं। नेक्स्ट शासक हैं दोस्तों मोहम्मद शाह। इन्होंने 1390 से 1394 ईस्वी तक शासन किया। आइए देखते हैं दोस्तों इनके विषय में। 4 वर्ष के पश्चात ही उनकी मृत्यु हो गई और उसका पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी बनता है दोस्तों। मोहम्मद शाह का पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी बनता है। वह कौन है दोस्तों? अलाउद्दीन सिकंदर शाह जब शासक बनता है दोस्तों, तो वह 1394 ईस्वी में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। आइए देखते हैं दोस्तों इसका मूल नाम क्या था। सिकंदर शाह का मूल नाम दोस्तों हुमायूं था। सिकंदर शाह का मूल नाम क्या था? हुमायूं था। 2 से 3 माह के पश्चात ही उसकी मृत्यु हो गई। फिर गयासुद्दीन तुगलक सेकंड अर्थात इसका पुत्र उसका उत्तराधिकारी बनता है दोस्तों। अलाउद्दीन सिकंदर शाह का उत्तराधिकारी कौन बनता है दोस्तों? तो गयासुद्दीन तुगलक सेकंड का पुत्र बनता है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? नासिरुद्दीन महमूद जो है उत्तराधिकारी बनता है। कब बनता है दोस्तों? 1394 में। और कब तक शासन में रहता है दोस्तों? तो 1412 ईस्वी तक यह शासन की गद्दी पर बैठता है। यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था दोस्तों। आइए देखते हैं इसके विषय में। इनके शासनकाल के समय तैमूर लंग का आक्रमण 1398 ईस्वी में। इनके शासनकाल के समय तैमूर लंग का आक्रमण 1398 ईस्वी में दिल्ली पर हुआ दोस्तों। तैमूर लंग जो है दिल्ली पर आक्रमण कर देता है। तैमूर ने दिल्ली को खूब लूटा, अर्थात लगभग 15 दिनों तक दिल्ली में इसने लूटपाट मचाई दोस्तों। इसी समय सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद जो है दोस्तों, वह अपनी जान बचा करके गुजरात भाग जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत से वापस लौटते समय खिज्र खां को तैमूर लंग ने उसे दीपालपुर, मुल्तान और एक शब्द और जोड़ सकते हैं दोस्तों, लाहौर का सुल्तान बना दिया, तथा भारत में उसने जो जीते राज्य वहाँ का इसे प्रभारी अर्थात गवर्नर अर्थात सूबेदार बना दिया गया। किसे दोस्तों? यह था खिज्र खां। और दिल्ली पर शासन किसका हो गया दोस्तों? दिल्ली में अगले 7 वर्षों तक जो है मल्लू इकबाल
नाम का एक व्यक्ति था जिसे तैमूरलंग ने यहाँ पर शासन करने के लिए बैठा दिया दोस्तों। और यह 1398 से 1405 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु होने के बाद मल्लू की मृत्यु के बाद पुनः नासिरुद्दीन गद्दी पर बैठता है, अर्थात नासिरुद्दीन महमूद पुनः गद्दी पर बैठता है दोस्तों। कब बैठता है? तो 1405 ईस्वी में। अब नासिरुद्दीन पुनः जो है शासन की गद्दी पर बैठ गया है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फिर नासिरुद्दीन महमूद जब पुनः शासक बन जाता है दोस्तों, तो उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कि नासिरुद्दीन महमूद की जो है 1412 में मृत्यु हो जाती है। जब पुनः नासिरुद्दीन महमूद शासक बनता है दोस्तों, तो उसके बाद जो है नासिरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठता है। तो नासिरुद्दीन महमूद की जो मृत्यु है दोस्तों 1412 ईस्वी में हो जाती है। फिर अगला सुल्तान कौन बने इसका निर्णय नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है दोस्तों? सुल्तान निसंतान था। यह जो नासिरुद्दीन महमूद था दोस्तों, यह निसंतान था। इसी के साथ तुगलक वंश की जो सत्ता थी समाप्त हो जाती है दोस्तों। तुगलक वंश की सत्ता तो समाप्त हो जाती है, लेकिन उसके बाद वरिष्ठ तुगलक अमीर कौन है दोस्तों? दौलत खां को शासक घोषित कर दिया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? अमीरों के द्वारा इसे शासक घोषित कर दिया जाता है। यह एक अमीर था दोस्तों, यह एक तुगलक अमीर था, इसलिए इसे शासक घोषित कर दिया जाता है। तो यह दोस्तों दौलत खां 1412 से 1414 ईस्वी तक शासन की गद्दी पर बैठता है। आइए देखेंगे दोस्तों, 1414 ईस्वी में खिज्र खां ने दौलत खां को चुनौती दी। जब यह 2 वर्षों तक शासन किया दोस्तों, तो 1414 में खिज्र खां जो मुल्तान का इस समय सुल्तान है दोस्तों, उसने जो है दौलत खां को चुनौती दी। और दौलत खां जो है दोस्तों हिसार भाग जाता है, डर करके हिसार भाग जाता है। इसी के साथ तुगलक सत्ता का भी अंत हो जाता है। अभी यहाँ दोस्तों तुगलक वंश की सत्ता समाप्त हुई थी, और यहाँ पर जो है दोस्तों तुगलक सत्ता का अंत होता है 1414 ईस्वी में। और एक नवीन वंश सैयद वंश जो है दोस्तों सैयद वंश की स्थापना होती है। यह हो गया दोस्तों तुगलक वंश जो है दोस्तों यह समाप्त हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट डे सैयद वंश को पढ़ेंगे दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा हो दोस्तों ये टॉपिक, तो आप लोग से निवेदन है कि एक लाइक अवश्य कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। अब दोस्तों मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं। कल नेक्स्ट डे हम सैयद वंश को पढ़ेंगे दोस्तों। धन्यवाद।